नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेद दिवस पर लगभग 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज रोजगार मेले में 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। झारखंड में दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। सरकार ने भारत से बाहर बैठे साइबर अपराधियों द्वारा दूसरों के बैंक खातों से अवैध भुगतान गेटवे बनाए जाने को लेकर सचेत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब जा रहे हैं। और महिला क्रिकेट में भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज अहमदाबाद में। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी लगभग 12,850 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के नागरिकों को शामिल करने की योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इससे सभी आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी। श्री मोदी देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन भी करेंगे। इस चरण में एक पंचकर्म अस्पताल, दवा निर्माण के लिए आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक खेल चिकित्सा इकाई और 500 बिस्तरों वाला अस्पताल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कई अत्याधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इनमें दंत चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान और रेफरल संस्थान, मस्जिद मोठ परिसर स्थित केंद्रीय स्टराइल आपूर्ति विभाग और जन औषधि केंद्र शामिल हैं। श्री मोदी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार में पटना, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और असम में गुवाहाटी में चिकित्सा सेवा के विस्तार का भी शुभारंभ करेंगे। वे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु और राजस्थान में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 21 गंभीर रोग उपचार केंद्रों का भी शिलान्यास करेंगे। भोपाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 65 करोड़ रुपए की लागत से बने 6 मंजिला कौटिल्य भवन का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी एम्स की ड्रोन सुविधा का शुभारंभ भी करेंगे। इस सेवा के जरिए आसपास के शहरों में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नीमच, मंदसौर और सिवनी में चिकित्सा महाविद्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम इंदौर में होगा, जिसमें श्री मोदी प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1,624 करोड़ रुपए की सहायता राशि वर्चुअल रूप से वितरित करेंगे। कार्यक्रम में 512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। श्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी खंड का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में बनाए गए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का लोकार्पण करेंगे। इसे 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रायपुर में 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का भी वर्चुअल रूप से शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए देश के जिन 11 स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित सेवाओं का शुभारंभ करेंगे, उनमें छत्तीसगढ़ में स्थित एम्स रायपुर भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रधानमंत्री आज यू-विन पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। इससे टीकाकरण प्रक्रिया डिजिटल बनेगी और गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं को लाभ होगा। प्रधानमंत्री संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों तथा संस्थानों के लिए भी एक पोर्टल शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में सरकारी विभागों और संगठनों के लिए हाल ही में चयनित 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये रोजगार मेला देश भर में 40 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है।
रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोजगार सृजन को दी जा रही प्राथमिकता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह मेला युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें रोजगार प्रदान करेगा ताकि वे राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। नवनियुक्त युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा उन्हें IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षण लेने का मौका भी मिलेगा। पोर्टल पर 1400 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जो इन युवाओं को उनके कार्यों को प्रभावी ढंग से करने और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में आज 4 स्थानों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में केंद्रीय मंत्रीगण मौजूद रहेंगे और वे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद लखनऊ के रोजगार मेले में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। पर्चों की जांच कल की जाएगी। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई प्रमुख नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। राज्य की 288 सीटों के लिए अब तक 3259 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। इस बीच भाजपा ने कल 25 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। भाजपा ने अब तक कुल 146 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। NCP-SP ने 7 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची घोषित की। कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। महाराष्ट्र निर्माण सेना 18 उम्मीदवारों की 7वीं सूची घोषित की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उधर झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। एक रिपोर्ट। 632 उम्मीदवारों ने अब तक पर्चा दाखिल किया है। नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 1 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। इस बीच जांच अभियान के दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों से 86 करोड़ 32 लाख से अधिक की अवैध सामग्री और नकद राशि बरामद की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब तक 20 प्राथमिकी दर्ज की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। इस बीच बिहार में इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए 44 नामांकन वैध पाए गए हैं। आगामी उपचुनाव के लिए 50 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे थे। नामांकन वापस लेने का कल अंतिम दिन है। इन 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को कराया जाएगा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने दूसरों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर अवैध भुगतान प्रणालियां बनाए जाने के प्रति सचेत किया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराधी धन शोधन के लिए ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार हाल ही में गुजरात और आंध्र प्रदेश पुलिस के छापों से पता चला है कि अपराधी गैर कानूनी डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी खातों को विदेशों से नियंत्रित किया जाता है और इनके जरिए अवैध भुगतान प्राप्त किए जाते हैं। इन खातों को आपराधिक और अवैध लेन देन के लिए अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों को उपलब्ध करवाया जाता है, जहां वे लोगों से अलग अलग तरीके से धोखाधड़ी कर धन एकत्र करते हैं। इन फर्जी खातों में जैसे ही धनराशि प्राप्त होती है, अपराधियों द्वारा उसे वैसे ही अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खाते, कंपनी पंजीकरण के प्रमाण पत्र या उद्यम आधार पंजीकरण के प्रमाण पत्र किसी के साथ साझा न करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे बैंक खातों में जमा अवैध धनराशि के कारण गिरफ्तारी सहित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नागरिकों को किसी भी साइबर अपराध की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर करनी चाहिए। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच साझेदारी बढ़ाना तथा व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में नए अवसरों की तलाश करना है। श्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में 8वें भावी निवेश पहल सम्मेलन में भी भाग लेंगे और सऊदी अरब के प्रमुख मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं। गृह मंत्री ने झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं बल्कि विकसित भारत का संकल्प बन चुका है। अब एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है, क्योंकि हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 में जब भारत की आजादी की एक शताब्दी होगी, उस वक्त एक पूर्ण विकसित राष्ट्र का संकल्प इस देश के नागरिकों के सामने रखा है। रन फॉर यूनिटी का आयोजन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर देश भर में किया जा रहा है। सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, लेकिन इस दिन दीपावली होने के कारण रन फॉर यूनिटी का आयोजन आज किया जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के साथ श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज अहमदाबाद में खेलेगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीम फिलहाल 1-1 की बराबरी पर हैं। हॉकी में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। यह टूर्नामेंट 11 से 20 नवंबर तक बिहार में राजगीर में खेला जाएगा। भारत की कप्तानी मिडफील्डर सलीमा टेटे करेंगी और फॉरवर्ड खिलाड़ी नवनीत कौर उप कप्तान होंगे। टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला मलेशिया से होगा। चीन, जापान, कोरिया और थाईलैंड प्रतियोगिता की अन्य टीमें हैं। पिछली बार यह टूर्नामेंट भारत ने जीता था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर गरज के साथ आंधी आने की संभावना व्यक्त की है। तटीय कर्नाटक में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार बहुत ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज सुबह सूचकांक में वायु गुणवत्ता 275 दर्ज की गई। राजधानी के कई इलाकों में धुंध फैली हुई है। 0 से 50 तक की वायु गुणवत्ता को अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब और 301 से 400 के बीच को बहुत ही खराब माना जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद निखिल। अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के संयुक्त रूप से C295 विमानों के निर्माण संयंत्र का शुभारंभ करने का समाचार प्रमुखता से दिया है। अमर उजाला की सुर्खी है, विमान निर्माण में भारत की ऊंची उड़ान, 2031 तक बनेंगे 55 सैन्य विमान। दैनिक जागरण का शीर्षक है, भारत में पहली बार बनेंगे सैन्य परिवहन विमान। नवभारत टाइम्स और हरिभूमि ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, विमानों का एक्सपोर्टर बनेगा भारत। इकोनॉमिक टाइम्स और वीर अर्जुन की खबर है, इकोनॉमी दमदार, आने वाले दिनों में घटेगी महंगाई। वित्त मंत्रालय ने कहा, बढ़ेगी जीडीपी ग्रोथ। दिवाली से पहले झूम उठा शेयर बाजार, निवेशकों को 6 लाख करोड़ का मुनाफा। पंजाब केसरी के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस महीने की पेंशन 1 या 2 दिन पहले जारी करेगा। देशबंधु, दैनिक ट्रिब्यून, जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने लिखा है, अगले साल हो सकती है देश में जनगणना। बिहार में निर्माणाधीन पटना मेट्रो रेल परियोजना में खुदाई के दौरान 2 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। यह दुर्घटना टनल बोरिंग मशीन में तकनीकी खराबी से हुई। हादसे में घायल 6 श्रमिकों का उपचार चल रहा है। इस बीच केरल के कासरगोड में एक धार्मिक आयोजन के दौरान हुए हादसे में बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर है। यह हादसा आतिशबाजी के दौरान हुआ था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धन्वंतरि जयंती और आयुर्वेद दिवस पर लगभग 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। झारखंड में दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। सरकार ने भारत से बाहर बैठे साइबर अपराधियों द्वारा दूसरों के बैंक खातों से अवैध भुगतान गेटवे बनाए जाने को लेकर सचेत किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब जा रहे हैं। और महिला क्रिकेट में भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।